Hello friend, this is Dev and you're watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Hindu editorial. So यहाँ पे आप देख सकते हैं आज मैं हिंदी को एडिटोरियल के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ और यहाँ पे जो टॉपिक आज दे रखा है वो सिंपल सा टॉपिक यहाँ पे है। मैं आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन। तो यहाँ पे लॉ और पब्लिक ओपिनियन की बात करी गई है और यही आज के एडिटोरियल में मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको पिकअप कर लिया। तो चलिए फिर इसी को हम लोग बेसिक टू एडवांस समझेंगे कि क्या पूरी न्यूज़ है और क्या हमें समझना है और क्या हमें इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है और न केवल पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि किस प्रकार से हमको इसको समझ के इन हिंदी ट्रांसलेट भी कर लेना है। तो चलिए फिर इसको हम लोग समझते हैं। और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि हम लोगों का सिंपल सा एक मोटो होता है कि जो हम पढ़ेंगे उसको हिंदी अदर ट्रांसलेशन के रूप में समझते भी जाएंगे। मैं यहाँ पे दोनों ही चीज़ें साथ में लेकर आता हूँ। एक बार आप इंग्लिश वर्जन देख पाएंगे और वहीं पे एक बार आप हिंदी वर्जन भी देख पाएंगे। चलिए तो फिर यहाँ से वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एडिटोरियल टॉपिक इज़ सिंपल, लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन, यानी कानून और जो पब्लिक यानी कि जो पब्लिक की ओपिनियन होती है उसके बारे में है। तो कहा जा रहा है कि द रिलीज ऑफ द पेरारी वलन इज नो एंडोर्समेंट ऑफ एनी क्लेम ऑफ हिज इनोसेंस। तो देखो यहाँ पे द रिलीज ऑफ ये एक व्यक्ति का नाम है पेरारी वलन इज नो एंडोर्समेंट ऑफ एनी क्लेम ऑफ हिज इनोसेंस। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली बताया गया है, जो टॉपिक दिया गया है वो ये है कि कानून और जनमत यानी कि जो जन है उसका क्या मत है। और जो सब टॉपिक दिया गया है इस पार्टिकुलर एडिटोरियल का वो ये है कि पेरारी विलन की रिहाई कोई समर्थन नहीं है। ठीक है, तो मतलब उनकी जो रिहाई है उनके लिए कोई समर्थन नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए आगे समझते हैं न्यूज़ क्या है और क्या हमें समझना है यहाँ पे। तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ओवर हियर, एक मिनट मैं इसको थोड़ा यहाँ पे रख लेता हूँ। सो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इन्वोक इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू ऑर्डर द रिलीज ऑफ एजी पेरारी विलन, वन ऑफ द 7 कॉन्विक्ट इन द राजीव गांधी एज assassinal case for whose freedom is mother. Many political parties and vast section of public opinion have been campaigning for years. तो क्या मतलब हुआ इस पार्टिकुलर सेंटेंस का, तो यहाँ से हम लोग इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं और कहा जा रहा है जो भी उसको हम लोग बहुत ही सिंपल शब्दों में समझ लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि अपनी बेगुनाही के किसी भी दावे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों में से एक ए राय वर्षों से प्रचार कर रहे हैं। तमिल की धरती पर राजीव गांधी के साथ 9 पुलिसकर्मियों सहित 15 अन्य लोगों की जान लेने वाले आत्मघाती बम विस्फोट ने राज्य में बहुत आक्रोश पैदा किया है, लेकिन यह भावना समय बीतने के साथ कम हो गई। तो यहाँ पे इनके द्वारा ये कहा जा रहा है। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है कि द सुसाइड बॉम्बिंग दैट टुक द लाइफ ऑफ राजीव गांधी along with that of 15 others including 9 police personnel on Tamil soil caused a great deal of a revolution in the state, but this sentiment abated with the passage of time, जो कि अभी अभी मैंने आपको बता दिया है। आगे ये कहा जा रहा है कि पेरारी विलन ड्रू मच पब्लिक सिंपथी। जो पेरारी विलन है जो उनका ध्यान है मच पब्लिक सिंपथी, मतलब उनको ज़्यादा पब्लिक सिंपथी मिली लार्जली ड्यू टू द फैक्ट दैट ही वाज ओनली, और इसका सिंपल सा कारण ये था कि ओनली ही वाज 19 ईयर्स ओल्ड। सो इसकी वजह से पब्लिक सिंपथी उनको मिली। ही गॉट एम्ब्रॉयड इन द एसिनेशन प्लॉट एंड लेटर रेवलेशन दैट अ पोर्शन ऑफ हिज confessional statement was improved by a police officer to link his purchase of a battery to the one used in the belt bomb that was used in the suicide bombing. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है सिंपल सी कि उनको क्या हुआ, एक पब्लिक सिंपैथी मिली और इसका सिंपल सा कारण था कि उनकी जो एज थी वो कम थी। तो क्या है पूरा न्यूज़, आइए मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से कहा जा रहा है, यहाँ से समझेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि लेकिन यह भावना समय बीतने के साथ कम हो गई। पेरारी विलन ने बहुत सार्वजनिक सहानुभूति प्राप्त की, मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण कि वह केवल 19 वर्ष का था जब वह हत्या की साजिश में उलझा हुआ था, और बाद में खुलासे हुए कि उसके इकबालिया बयान के एक हिस्से को एक पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी खरीद को जोड़ने के लिए सुधार किया गया था।
और आगे ये भी कहा गया कि आत्मघाती बम विस्फोट में इस्तेमाल होने वाले बेल्ट बम में इस्तेमाल होने वाली इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, इसके अलावा कहा गया उनके थ्रू यहाँ पे ये भी कहा गया कि इस्तेमाल होने वाले बेल्ट बम में इस्तेमाल होने वाली जो बैटरी होती है, लेकिन अनिवार्य रूप से 3 सदस्यीय पीठ का फैसला जानबूझकर निष्क्रियता में संघीय मानदंडों की अवहेलना का एक अभियोग है, जिसे राजभवन ने 2018 में उन्हें रिहा करने के लिए कैबिनेट की सलाह के साथ प्रस्तुत किया था, जो कि हम लोग आगे यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे और भी आगे बताया जा रहा है सिंपल सा, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि एक मिनट, कहाँ तक हो चुका है, एक मिनट, यहाँ तक तो हो गया राजभवन, ठीक है ठीक है। एक मिनट, हाँ यहाँ से देखेंगे। बट एसेंशियली द वर्डिक्ट ऑफ द 3 member बेंच इज एन indictment ऑफ द disregard for federal norms in the deliberate inaction that Raj Bhavan displayed when presented with a cabinet advice to release them in 2018, जो कि अभी अभी मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है कि गोइंग बाई द यूनियन गवर्नमेंट आर्गूमेंट वन कैन डिसन दैट इट वाज द सेंटर्स गाइडिंग हैंड दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। तो आगे थोड़ा भी और देख लेते हैं। द देन गवर्नर हैड रेफर टू द कैबिनेट एडवाइस टू द प्रेसिडेंट फॉर अ डिसीजन। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आइए इसको हम लोग सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। सो यहाँ पे कहाँ, एक मिनट, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। हाँ, यहाँ तक हो गया है। चलिए यहाँ से समझेंगे। कहा जा रहा है कि संघ द्वारा जा रहे सरकार के तर्कों से कोई यह समझ सकता है कि यह केंद्र का मार्गदर्शन हाथ था जो देरी के लिए जिम्मेदार था। तत्कालीन राज्यपाल ने कैबिनेट की सलाह को राष्ट्रपति के पास निर्णय के लिए भेजा था, ऐसा यहाँ पे बताया गया। फिर आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो आगे यहाँ से हम लोग सिंपल तरीके से देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि द सेंटर टू, जो सेंटर है वो भी आर्ग्यू करती रही, आर्ग्यू किया, और दैट केस इन्वॉल्विंग मर्डर अंडर द आईपीसी केम अंडर द प्रेसिडेंट एक्सक्लूसिव jurisdiction in matters of a remission of life sentences. The court has put an end to all doubt by holding that the government is bound by the state cabinet's advice when acting under Article 161 of the Constitution, that his reference to the President was inimical to the scheme of the Constitution, and that remission remains firmly under the state jurisdiction. और आगे ये भी कहा गया इन हिज केस। सो इसका क्या मतलब हुआ, आइए मैं आपको सिंपल से यहाँ से बता देता हूँ। कहा क्या जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ, यहाँ से कहा गया है कि केंद्र ने भी तर्क दिया कि आईपीसी के तहत हत्या से जुड़े मामले उम्र कैद की सजा के मामले में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्षेत्र में आते हैं। न्यायालय ने यह मानते हुए सभी संदेहों को समाप्त कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत कार्य करते समय राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की सलाह से बाध्य है, और यही यहाँ पे कहा गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि राष्ट्रपति के लिए उनका संदर्भ संविधान की योजना के प्रतिकूल था। तो ये चलिए मैं आगे आपको पहले पढ़ देता हूँ, इसके बाद फिर आपको समझा देता हूँ। सो यहाँ पे कहा जा रहा है, एक मिनट, हाँ, सो यहाँ से देख सकते हैं, इवन व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वाइल रिजॉल्विंग लीगल क्वेश्चन ओवर द स्टेचुरी पावर ऑफ अ रेमिशन under the CRPC had that the release of this convict would require the center's concurrence. It had made it clear that the constitutional powers of the president, Article 72, and the government, Article 161, remain untouched. In the light of this and the position that our mission power are exercised solely on cabinet advice, there was no informity in the state recommendation the governor in 2018 for their release। तो क्या मतलब हुआ इसका, आइए समझते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, जो बताया जा रहा है वो ये है कि सिंपल तरीके से कि जो भी यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही है, आप यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि
161 के तहत कार्य करते समय राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की सलाह से बात है कि राष्ट्रपति के लिए उनका संदर्भ संविधान की योजना के प्रतिकूल था और यह छूट मुख्य रूप से इस मामले में राज्य के अधिकार क्षेत्र में है। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे जो अभी हमने पढ़ा है, यहाँ तक कि जब एक संविधान पीठ ने सीआरपीसी के तहत छूट की वैधानिक शक्ति पर कानून सवालों का समाधान करते हुए कहा कि इन दोषियों की रिहाई के लिए केंद्र की सहमति की आवश्यकता होगी। इसने यह स्पष्ट कर दिया था कि संवैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 और राज्यपाल अनुच्छेद 61 अछूते रहे हैं। इसके आलोक में और यह स्थिति कि केवल कैबिनेट की सलाह पर छूट शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। राज्य की सिफारिशों में कोई कमी, थोड़ा आगे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ तक हो गया है। कोई कमी, एक मिनट कहाँ गया, यहीं से आलोक में स्थिति थी। हाँ, कोई कमी नहीं थी इनके रिहाई के लिए 2018 में राज्यपाल, जबकि बेंच ने सरकार के बारे में संदेह को समाप्त करने के लिए अच्छा किया और ना ही छूट की शक्ति और इसके अभ्यास के तरीके एक महत्वपूर्ण बिंदु बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं और चीज़ों को यहाँ से समझते हैं। अब कहा गया, यहाँ से समझेंगे, कहा जा रहा है कि while the bench has done well to put an end to doubt about the governor's remission power and the manner of its exercise, a sticking point remains. Nothing has been said on the what should be done when absence of any time frame for the president or the government is cynically exploited indefinitely delay executive decision. It is impractical for every matter to be escalated to the point that the Supreme Court need to invoke its extraordinary power under 142। तो इसका क्या मतलब हुआ, आइए हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ से हम लोग समझेंगे जो कहा जा रहा है वो सिंपल तरीके से ये कहा गया है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि, एक मिनट मैं देख लेता हूँ कहाँ तक हो चुका है। हाँ, यहाँ से हम लोग समझेंगे, कहा जा रहा है कि यहाँ तक तो हो गया था पहले ही। एक मिनट, जबकि बेंच सरकार के समाप्त करने के लिए अच्छा किया और ना ही, हाँ, यहाँ तक हो गया। कहा कि अनुपस्थिति पर क्या किया जाना चाहिए, इस पर कुछ नहीं कहा गया। राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए किसी भी समय सीमा का कार्यकारी निर्णय में अनिश्चित काल तक देरी करने के लिए निंदक रूप से शोषण किया जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि हाउएवर द जजमेंट शुड नॉट बी seen as any endorsement of the claims of innocence of government should recommended। आगे कहा गया है कि रिमिशन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ओपिनियन डिपेंड्स अ क्वेश्चन टू पॉन्डर। यहाँ पे इसके बारे में ये सिंपल सी बात कही गई है। आइए हिंदी वर्जन में देख लेते हैं पूरी चीज़ क्या कही गई है। यहाँ पे ये भी बात करी गई, यहाँ तक हो गया है, हर मामले को इस बिंदु तक ले जाना अव्यावहारिक है और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय को अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता है अनुच्छेद 142 के तहत। हालांकि फैसले को निशंस साजिश में दोषियों को बेगुनाही के दावों के समर्थन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और मौसम सरकारों को जनता की राय के आधार पर छूट की सिफारिश करनी चाहिए। यह एक विचारणीय प्रश्न है। यहाँ पे सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है आज के जो द हिंदू का एडिटोरियल था। यहाँ पे मैंने हिंदी वर्जन आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, वहीं पे आपने इंग्लिश वर्जन एक बार देख ही लिया होगा। तो अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा तो डेफिनेटली आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की यहाँ पे कमी नज़र आती है तो डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताएं ताकि इसमें हम थोड़ा बहुत और सुधार कर सकें। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ट्रांसलेशन में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं, थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा एडिटोरियल होता है, उसका ट्रांसलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये थोड़ी सी मेहनत करता हूँ ताकि आप लोगों को विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आप ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकें और अपने टाइम को बचा सकें। तो चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ।
सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।